सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे स्कूल मैनेजमेंट यानी कि विद्यालय प्रबंधन पढ़ रहे थे और विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं हमने देखा था। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता किस लिए होती है और इसका क्या महत्व है, इसके विषय में भी आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन के कौन कौन से क्षेत्र हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता आखिर में क्यों है और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, विद्यालय में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन होता है, उसका तो उद्देश्य क्या होता है कि हम जा करके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी टीचर पढ़ाते हैं उस ज्ञान को हम क्या करें, अर्जित करें और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करें। हर एक बच्चे को जब वह स्कूल में जाता है तो हर एक बच्चे का सपना होता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे पायलट बनना है। हर एक बच्चे का क्या होता है, सपना होता है ना। तो इस तरीके से स्कूल में जाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है, अगर वहां की व्यवस्था ही नहीं सही है, स्कूल में बच्चा जाता है ना तो उस स्कूल में अनुशासन है, ना तो ये सब चीजें डिसाइड है कि कौन सी बेल कौन से टीचर पढ़ाएंगे। जिस टीचर को हिंदी पढ़ाना चाहिए वो टीचर गणित पढ़ा रहा है, तो क्या वह बच्चा जो वह बनने का सपना लेकर के स्कूल में गया है, क्या वह बन पाएगा? क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस या पायलट बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसे वह माहौल ही नहीं मिल पा रहा है। उसे स्कूल में स्कूल का मैनेजमेंट ही नहीं सही है उसके। इस वजह से वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगा। तो इसलिए एक स्कूल जब एक स्कूल का मैनेजमेंट होता है तो कहीं ना कहीं उससे चाहे छात्र हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे बच्चों के माता पिता हो, सभी लोग प्रभावित होते हैं। क्योंकि एक स्कूल की जो टाइमिंग होती है, अगर देखा जाए तो एक स्कूल की जो टाइमिंग होती है, अगर सुबह 9 बजे का स्कूल है तो सभी बच्चों को स्कूल में 9 बजे पहुंच जाना है। तो इस तरीके से अगर छुट्टी होती तो 3 बजे होती है। अगर स्कूल का टाइमिंग ही नहीं सेट है, स्कूल में सही से पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, प्रिंसिपल बिल्कुल बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां उस स्कूल में अनुशासन कैसे होगा। तो इसलिए अगर विद्यालय प्रबंधन नहीं होता है तो वह स्कूल अच्छे से नहीं चल सकता है। तो विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्या है और महत्व, इसके विषय में आप समझ गए होंगे कि कोई भी बच्चा जाता है तो स्कूल में उसके शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए और वह तभी होंगे जब स्कूल में अगर 8 घंटियां हैं तो इन 8 घंटियों में कब कौन से घंटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। पहली घंटी में मैथ है, दूसरी घंटी में साइंस है, इस तरीके से। फिर उसके बाद बच्चों को पुस्तकालय या लाइब्रेरी में पढ़ने दिया जाता है, फिर इंटरवल होता है, फिर उसके बाद बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद बच्चों के खेल कूद का भी एक पीरियड होता है। तो जब इस तरीके से व्यवस्थित रहेगा स्कूल, कब कौन से क्लास में कौन सा सब्जेक्ट टीचर्स को पढ़ाना है, कब बच्चों को एक्टिविटी करानी है, कब बच्चों को खेल खिलाना है, तो ये सब चीजें जब नियमित होंगी, जब स्पष्ट रूप से पहले से पता होंगी, जब इसकी योजना बनाई गई रहेगी, जब इसकी योजना बनी रहेगी स्कूल में, तभी तो टीचर्स इस पर अमल कर पाएंगे। तो जो एक प्रिंसिपल होते हैं या एक प्रधानाध्यापक होते हैं, उनका काम होता है स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनको यह बताना कि आप कौन से क्लास में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। यानी कि चाहे इंग्लिश के टीचर हो, चाहे मैथ के टीचर हो, चाहे हिंदी के टीचर हो, चाहे साइंस के टीचर हो, चाहे मॉरल स्टडी के टीचर हो, सबको पता होना चाहिए कि मुझे कब कौन से क्लास में क्या पढ़ाना है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो विद्यालय प्रबंधन होता है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और इसका बहुत महत्व होता है। तो देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित प्रबंधन अति आवश्यक होता है। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और दक्षतापूर्ण व प्रभावी बनाया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है कि जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, उसको हम आसान बना करके, उसको हम इंटरेस्टिंग बना करके और उसको हम टेक्निकल तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो यह कब पॉसिबल हो पाएगा? यह तभी पॉसिबल हो जाएगा जब इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट को ही पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाने वाला टीचर मैथ ही पढ़ाएगा। ठीक है,
इस तरीके से क्या होगा कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट में अच्छा है, जिस सब्जेक्ट की नॉलेज उसे बहुत अच्छी है और वह उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना करके बच्चों को पढ़ा सकता है। जैसे कि मैथ के टीचर हैं, मैथ के टीचर हर क्लास में वह मैथ पढ़ा रहे हैं, तो वह मैथ को बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से एक ही सवाल को लगाने के 10 तरीके बता रहे हैं और उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स से बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं और ऐसे टीचर्स बहुत इंटरेस्ट लेकर के अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते भी हैं, क्योंकि उनको खुद ही इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस टीचर की जिस सब्जेक्ट में योग्यता हो, जिस सब्जेक्ट में वह बहुत अच्छा हो, उससे उसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। जब उसी सब्जेक्ट को पढ़वाया जाएगा तो वह क्या होगा, उससे जो बच्चों की योग्यता है वो निखरेगी और वह एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि टीचर्स का सही प्रबंधन किया जाए, क्योंकि स्कूल में जो मेन फोकस होता है वो होती है पढ़ाई, और पढ़ाई से सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैनेज करना वो यही है कि कौन सा टीचर किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यह सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है जब भी स्कूल मैनेजमेंट होगा। तो इसलिए स्कूल मैनेजमेंट की आवश्यकता इस तरीके से होती है। इसके बाद देखिए, विद्यालय प्रबंधन के लिए यह अति आवश्यक है कि विद्यालय में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। फिर वही चीज है कि स्कूल में जो भी संसाधन मौजूद हैं उनका हम क्या कर सकें, बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकें। यानी कि स्कूल में जो भी टीएलएम आपको उपलब्ध कराए गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या जो भी आपके पास है, आपके पास ग्लोब है, चार्ट है, जिससे आसानी से आप बच्चों को भूगोल विषय को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, या गणित किट है, विज्ञान किट है, जिसकी सहायता से आप गणित और विज्ञान विषय को आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया जो भी संसाधन आपके स्कूल में मौजूद हैं, आप उससे जितना हो सके अधिक से अधिक उस साधन का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाएं। इसके बाद देखिए, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। अगर दोस्तों मैं प्राइमरी एजुकेशन में योजनाओं की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि इस समय मिशन प्रेरणा चल रहा है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हर क्लास के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कक्षा 1 के बच्चों को या कक्षा 2 के बच्चों को कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। तो इस तरीके से जो सरकार है वो लगातार नई नई योजनाएं बनाती रहती हैं और जिसका संचालन हम टीचर्स को ही करना होता है या प्रिंसिपल्स को ही करना होता है। तो कहीं ना कहीं जो विभिन्न योजनाएं भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वह भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाहे इससे पहले ग्रेडेड लर्निंग रहा हो, अभी इस समय गणित किट, विज्ञान किट पर भी आधारित ट्रेनिंग दी गई है और उसको भी टीचर्स को उन सभी जो भी उन्होंने ट्रेनिंग की है उससे भी उनको बहुत सारा लाभ हुआ है और वह जाकर के स्कूल में उन्हीं किट की सहायता से, चाहे गणित किट हो, विज्ञान किट हो, उनकी सहायता से वह विषय को और सरल तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, जिससे बच्चे और सरल तरीके से उस विषय को समझ पाएं। तो इस तरीके से जो विद्यालय प्रबंधन होता है इसमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा चलाई गई जो स्कीम है, उनका क्या किया जाए, उनका संचालन सही तरीके से किया जाए। इसके बाद देखिए, विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का बंटवारा बड़ी ही कुशलता व सूझबूझ के साथ किया जाता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता यहीं पर सबसे अधिक दिखती है कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट में माहिर है वही सब्जेक्ट उससे पढ़वाया जाए, और जो कर्मी हैं आपके स्कूल में जो बेस्ट तरीके से जो भी काम कर सकते हैं उनसे वही काम लिया जाए। और जब हम इस तरीके से करेंगे, जो सब्जेक्ट जिस टीचर का सबसे बेहतर है, अगर हम उसी सब्जेक्ट को उससे कहेंगे पढ़ाने को, तो वह टीचर क्या देंगे, अच्छे से अच्छा आउटपुट देंगे, यानी कि बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालित किया जाता है, जिससे छात्रों का मानसिक व शारीरिक विकास हो सके। अब विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब है कि स्कूल में केवल पढ़ाई ही नहीं होती है, बच्चों को स्कूल में पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में भी पढ़ने का समय दिया जाता है, बच्चों को खेल खेलने का भी समय दिया जाता है, बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए पहले से तैयारी कराई जाती है। तो इस तरीके से बच्चों का सर्वांगीण विकास स्कूल में होता है और इसको ध्यान में रखते हुए हर तरीके से
हमें पूरी कोशिश करनी है कि हर बच्चा खेल में भी अच्छा हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो और साथ ही साथ वह जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सब में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, इसके बाद देखिए, अच्छे प्रबंधन के द्वारा किसी भी संस्था के मानवीय संबंधों में अबाध गति से वृद्धि की जा सकती है। जब स्कूल की पढ़ाई अच्छी होगी तो उस स्कूल की बड़ाई निश्चित रूप से होगी। तो जब उस स्कूल की बड़ाई होगी तो उस स्कूल की बड़ाई किस लिए होगी? उस स्कूल के मैनेजमेंट के लिए, कि इस स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इस स्कूल में अनुशासन बहुत है, इस स्कूल में बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। यही सारी चीजें तो एक गार्जियन के तौर पर या एक माता-पिता के तौर पर जब भी कोई भी माता-पिता जाते हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में, तो स्कूल में एडमिशन कराने से पहले बस स्कूल के बारे में यही पता करते हैं कि उस स्कूल में डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन है या नहीं, उस स्कूल में टीचर्स बेहतर से बेहतर टीचर या टीचर फैकल्टी है कि नहीं है, उस स्कूल में जो प्रिंसिपल है वह सही से स्कूल को मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो जब उस स्कूल से पढ़ करके बच्चे या जिले को टॉप करते हैं, प्रदेश को टॉप करते हैं, तो उस स्कूल की बड़ाई निश्चित रूप से होती है और होनी भी चाहिए। तो कहीं न कहीं जब आउटपुट अच्छा मिलता है यानी कि जब बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आता है तो उस स्कूल की तरफ सभी गार्जियन का ध्यान जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जो मैनेजमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि स्कूल में, इसीलिए इसका बहुत महत्व है। अगर स्कूल में अनुशासन है, स्कूल में हर एक एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती है, स्कूल में सभी विषयों के अच्छे से अच्छे टीचर रखे गए हैं ताकि सभी विषयों पर बराबर ध्यान दिया जा सके और बच्चों को सरल से सरल तरीके से चीज़ों को सिखाया जाए और पढ़ाया जाए। ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए विद्यालय प्रबंधन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। स्कूल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सारे काम स्कूल में सही समय पर हो पाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो इस विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता यानी कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग प्लीज़ ऐसे करके मुझे बताइए। इसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन-कौन से हैं, यानी कि स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो चलिए हम देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्रों में कौन-कौन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं जो लोकतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय के सभी संबंधों से संबंधित है। दोस्तों, जो विद्यालय प्रबंधन होता है यह बहुत व्यापक होता है और इसके अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, आपको पता है मिड डे मील योजना चलाई जा रही है जिसके तहत बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है पका पकाया हुआ। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको पता है कि बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म मिलता है, स्कूल में फ्री किताबें मिलती हैं, फ्री में जूते मिलते हैं और ये सभी चीजें सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए मिशन प्रेरणा योजना तो चलाई गई है, इसके विषय में आप सभी लोगों को पता ही होगा, आप सभी लोग ऑलरेडी टीचिंग करके आए हैं 3-3 बार। तो ये सभी बातें आपको पता होंगी कि सरकार के द्वारा समय-समय पर योजनाएं चलाई जाती हैं, इसीलिए चलाई जाती हैं कि ताकि बच्चों को समय के साथ-साथ नई-नई चीजें सीखने को भी मिले और जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार हो सके, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को और अच्छी मिल पाए। अब देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक व शिक्षकों का संबंध, यहाँ पर बताया गया है कि जो विद्यालय प्रबंधन होता है इसके अंतर्गत लोकतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लोकतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति का यहाँ पर क्या मतलब है? जब एक स्कूल में अनुशासन होगा, एक बच्चा अनुशासन में रह करके पढ़ाई करेगा और वह अपने सभी कामों को सही समय पर करेगा और वह बच्चा आगे चल करके कहीं भी जाएगा समाज में तो वह कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बच्चा शुरू से अनुशासन में रहा है वह आगे चल करके भी अनुशासन कभी नहीं तोड़ेगा, ट्रैफिक रूल कभी नहीं तोड़ेगा वो बच्चा। वो हमेशा अनुशासन में रह करके ही और सरकार के नियमों को भी ध्यान में रख करके ही अपने काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आज जो बच्चे स्कूल में हैं कल यही चल करके क्या करेंगे, हमारे देश के भावी नागरिक होंगे यही बच्चे और यही बच्चे क्या करेंगे, देश के निर्माण में या राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो इस तरीके से एक स्कूल में केवल बच्चे नहीं पढ़ते हैं बल्कि देश का भविष्य पढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए विद्यालय प्रबंधन के सभी संबंधों से संबंधित होता है कौन? विद्यालय प्रबंधन। जैसे कि टीचर्स का प्रिंसिपल के साथ संबंध, इसके अलावा टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ संबंध कैसा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें स्कूल में जो अन्य कर्मी है यानी कि टीचर्स को छोड़ करके उनका संबंध कैसा है प्रिंसिपल से।
प्रिंसिपल कैसा संबंध रखते हैं बच्चों से, बच्चे कहीं बहुत ज्यादा उनसे डरते तो नहीं है या फिर उनसे अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं। एक प्रिंसिपल के का उनके बच्चों के गार्जियन से या बच्चों के पेरेंट्स से कैसा संबंध है, टीचर्स का बच्चों के पेरेंट्स से कैसा संबंध है, ये सभी आते हैं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रधानाध्यापक व शिक्षकों का संबंध, छात्र व प्रधानाध्यापकों का संबंध, छात्र एवं शिक्षक का संबंध, विद्यालय एवं समाज का संबंध, यानी कि जो विद्यालय है उसका संबंध समाज से ही तो होता है, समाज से ही निकल करके बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने। निम्न कर्मचारी व अध्यापकों का संबंध, यानी कि जो स्कूल में कर्मचारी काम करते हैं उनका टीचर से कैसा संबंध है, ठीक है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा विद्यालय एवं राज्य अथवा विश्वविद्यालय का संबंध कैसा है, तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत। अब विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में और क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, यह विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको मैंने पहले ही कहा है कि डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी काम हम करते हैं तो डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ करना उसको बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए विद्यालय का बजट बनाना, विद्यालय में जो भी कंपोजिट ग्रांट आता है, जितने भी पैसे आते हैं उसमें साल में, उसका हमें क्या करना है, बजट बनाना है कि कहाँ पर फर्श टूटा हुआ है, कहाँ पर शौचालय में किसी प्रकार की कोई समस्या है। इसके अलावा मल्टीपल हैंड वॉश बना हुआ, उसमें कोई टूटी खराब तो नहीं हो गई है, उसको सही करवाना। स्कूल में नल सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको सही कराना। स्कूल में बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री लगवाना। स्कूल में अगर किचन गार्डन नहीं है तो किचन गार्डन के लिए भी हमें इस तरीके से बजट बनाना है कि जो भी कमियां है स्कूल में उनको दूर कर लिया जाए, ठीक है। तो विद्यालय का बजट बनाना भी ये किसके अंतर्गत आता है, विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए इसके अलावा स्कूल के जो कार्यालय है उसकी देखभाल करना, तो स्कूल का कार्यालय उसकी भी देखभाल होनी बहुत जरूरी है क्योंकि सारे कामों का संपादन तो वहीं से होता है। इसके अलावा विद्यालय छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है कि जो बच्चों की उपलब्धि है उसका भी मूल्यांकन करना। इसके अलावा विभिन्न सेवाएं जैसे कि भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि, इन पर विशेष ध्यान देना कि स्कूल का जो भवन है उसकी साफ सफाई रेगुलर हो, उसमें जो उपकरण है उनका भी ख्याल रखा जाए। स्कूल में जो लाइब्रेरी है उसका भी ध्यान रखा जाए, साफ सफाई हो बराबर, नई नई किताबें भी वहां पर आए ताकि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें। इसके अलावा प्रयोगशाला में भी स्वच्छता होना बहुत जरूरी है, लेबोरेटरी में भी स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए छात्रों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है, छात्रों का वर्गीकरण और समूहीकरण, ये दो सिचुएशन होता है दोस्तों। एक तो अगर बच्चों की संख्या बढ़ गई है, जैसे एक क्लास में 30 बच्चे होने चाहिए, अगर 60 हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में दो सेक्शन ए और बी बना देंगे। 30 बच्चे इसमें आ गए ए में, 30 बच्चे आ गए बी में। तो इस तरीके से छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं। या फिर हम अलग अलग सेक्शन बना करके ए बी, इस तरीके से जो बच्चे जो पढ़ने में ज्यादा अच्छे हैं उनको हम ए में रख देते हैं और जो थोड़ा पढ़ने में नहीं अच्छे हैं या फिर ये कह सकते हैं कमजोर है उनको हम बी में रख सकते हैं। इस तरीके से भी छात्रों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण हम करते हैं। ये अभी किसके अंतर्गत आता है, विद्यालय प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। फिर पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब होता है कि पढ़ने के साथ साथ, आप ध्यान से देखिए, पाठ्य सहगामी यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेलकूद में भी पार्टिसिपेट करें, बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे बच्चे गायन करें चाहे नृत्य प्रस्तुत करें। इसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, ये सभी चीजें आती हैं। तो जो पाठ्य सहगामी यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेलकूद में भी पार्टिसिपेट करें, बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लें और बच्चों के अंदर जो भी प्रतिभा है उसको निखारे। तो पढ़ाई के साथ साथ जितने भी पाठ्य सहगामी कार्यक्रम होते हैं इनका भी मैनेजमेंट कौन करता है, विद्यालय प्रबंधन ही करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो विद्यालय प्रबंधन होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्कूल को मैनेज करना कितना जरूरी है। अगर एक स्कूल को सही से मैनेज नहीं किया जाएगा तो उस स्कूल में ना तो कोई काम सही से होगा और ना तो उस स्कूल के बच्चे किसी अनुशासन में रहेंगे। और ऐसे बच्चे जो अनुशासन में नहीं पलेंगे, जो डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे, वो बच्चे आगे चल करके समाज के लिए भी हानिकारक ही होंगे, अपने परिवार के लिए तो होंगे ही। तो इसलिए
स्कूल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में ऑलरेडी 4th सेमेस्टर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। दोस्तों, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला भी यहाँ पर आप कह सकते हैं। यानी कि व्यक्तियों के समूहों से या व्यक्तियों के संगठित समूहों से अगर आप कार्य ले रहे हैं या काम करा रहे हैं तो यह क्या है? व्यक्तियों का मिलकर काम करना ही क्या हो जाएगा? प्रबंधन हो जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी कंपनी में बॉस बनाया गया है तो उस कंपनी में अगर 200 से 300 कर्मचारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वह सभी क्या हो? वह सभी अच्छे से काम करें। जब वह अच्छे से काम करेंगे तभी क्या होगा? तभी कंपनी आगे जाएगी। तो इसलिए अगर संगठित लोग हैं, संगठित समूह है, तो उनसे अच्छे से अच्छा काम लेना ही क्या है? प्रबंधन है। और इसे हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। यानी कि यह क्या है? आर्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला ही क्या है? प्रबंधन है। और यह कथन किसका है? लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रकर का, हेरोल्ड कीजन का या एफ.डब्ल्यू. टेलर का? राइट आंसर है हेरोल्ड कीन्स का। यह कथन किसका है? हेरोल्ड कीन्स का। इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना या नियोजन करना। तो जो शिक्षा प्रबंधन है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, यह इसका कार्य है नियोजन करना, यानी कि योजना बनाना। ठीक है, प्लान बनाना। जो शिक्षा प्रबंधन है उसका जो मुख्य कार्य होता है नियोजन करना, योजना बनाना, प्लान बनाना, और फिर उसी प्लान को क्या करना? फिर उसी प्लान को फॉलो करना। इसके बाद देखिए, व्यायाम की आवश्यकता क्यों होती है? ये भी 2018 में पूछा गया है। बालकों के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु या व्यवहारिक अनुशासन हेतु। तो दोस्तों, व्यायाम की आवश्यकता होती है बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु। जब बच्चे व्यायाम करते हैं, खेल कूद करते हैं, तो इससे क्या होता है? उनका सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि वहां पर सहयोग की भावना सीखते हैं, अनुशासन की। कोई भी खेल होता है तो उसमें नियम होते हैं ना, तो वहां से बच्चे अनुशासन सीखते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है व्यायाम में भी और खेल के मैदान में भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर क्लास में कोई बच्चा स्वच्छता के साथ नहीं आता, यानी कि ऐसा बच्चा है जिसका ना तो ड्रेस साफ है, ना तो नहा करके स्कूल आया है, और वह बस जैसे वह सो करके उठा वैसे स्कूल में चला आया है, उसने ना तो सही से कोई काम किया घर का, बस केवल और केवल बैग उठाया और स्कूल पहुंच गया। तो ऐसा बच्चा जो बिल्कुल साफ सफाई से नहीं आया है क्लास में, आप ऐसे बच्चे के साथ क्या करेंगे? आप उसको डांट लगाएंगे, आप उसके गार्जियन को बताएंगे या उसके अभिभावकों को, उसके माता पिता को बताएंगे कि आपका बच्चा साफ सफाई से नहीं आया, या उसे स्कूल से निकाल देंगे, या उसे स्वच्छता के लाभ बताने, या फिर आप उसको स्वच्छता के लाभ बताएंगे। तो आप क्या करेंगे उस बच्चे के साथ? अगर कोई बच्चा इस तरीके से स्कूल में आता है जो बिल्कुल साफ सफाई से नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? आप लोग इसका आंसर करिए। दोस्तों, आपको बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचना है, एज अ टीचर सोचना है कि आप अगर बच्चे को स्वच्छता के लाभ बताएंगे, अगर तुम साफ सुथरे रहोगे तो सभी लोग तुम्हें अपने पास बैठने देंगे, सभी बच्चे क्लास के। इसके अलावा अगर तुम साफ सुथरे होकर के आओगे तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, और स्कूल में स्वच्छता के साथ आने से मन भी प्रसन्न रहता है। और जब हम सफाई और स्वच्छता के साथ कोई काम करते हैं तो वह काम बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर बच्चों को हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं स्वच्छता के लाभ में। तो यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको बताई, आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों को जब आप स्वच्छता के लाभ बताएंगे, आखिर में लाभ क्या है? बच्चा अगर नहा धो करके स्कूल आएगा, उसके कपड़े साफ रहेंगे, तो उसे समझ में आएगा कि हाँ, इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो सभी मेरे दोस्त भी बनेंगे और मुझे खुद भी अपने ऊपर गर्व होगा। तो बच्चे को आपको ना तो डांटना है, ना तो उसके अभिभावकों को बताना है, ना तो स्कूल से निकालना है। सिंपल सी बात, उसे स्वच्छता के लाभ गिनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए और ये सब पूछे हुए क्वेश्चन थे।
तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप लोग जरूर करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग जरूर अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। कॉलेज फ्रेंड्स को भी अगर शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी प्रशिक्षु हैं फोर्थ सेमेस्टर के, जिनको नहीं पता है कि फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, वो प्रशिक्षु भी वीडियो को देखेंगे और अभी से नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। दोस्तों प्लीज अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको पिछली वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा।